नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, संसद में पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ है उसे देखकर अब कोई अचंभा नहीं होता है। जहां राहुल गांधी का जो भाषण था वो उनकी छवि को और ज्यादा अलंकृत कर गया। चर्चाएं भी हुई उनकी मैच्योरिटी की, परिपक्वता की, और जिस ढंग से उन्होंने जोरदार ढंग से अपनी बात संसद में रखी। और मुझे एक उस समय का सीन याद आता है कि जब राहुल अपना भाषण शुरू कर रहे थे तो बीजेपी की जो फ्रंट बेंचेस थी, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ मंत्री भी थे और कुछ एमपी भी थे, उनके चेहरों पर कुछ ऐसी मुस्कान थी जिस मुस्कान में उपहास ज्यादा था, तारीफ कम थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे शायद वो विवियन रिचर्ड जैसे बैट्समैन है और सामने कोई एक बच्चा बॉलिंग करने आया जिसकी बॉल को उठाकर हम आराम से छक्के की बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते हैं। लेकिन 2-4 बॉल के बाद ही जो बाउंसर आने शुरू हुए उनकी ओर से, और जब उनकी गेंदें कभी गिलब्स पर, कभी उनके सिर पर, कभी हेलमेट पर, कभी उनके हाथ पर लगनी शुरू हुई, तो ट्रेजरी बेंचेस के लोगों की ना केवल मुस्कुराहट गायब हुई बल्कि वो तिलमिलाहट और बौखलाहट में बदल गई। तो वही मुझे याद आया कि जहां सामने वो बॉलर जिसको वो इनोसेंट समझ रहे थे, और जब उनके फुल स्केल मेलकम मार्शल की तरह या माइकल होल्डिंग की तरह बाउंसर आए, तो वहां तिलमिलाहट शुरू होती है। लेकिन राहुल ने अपनी शालीनता नहीं छोड़ी, अपनी शालीनता में रह के सारी बातें कही, मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में कहा। पर उसके बाद जब मोदी जी का भाषण आता है, रिप्लाई आता है, तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही उन्होंने अपना भाषण दिया। मैं यहां पर एक बात जरूर दर्शक मित्रों आपसे कहना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री का पद एक गौरवशाली पद है। जो व्यक्ति उस पद पर बैठता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो उन स्तरों को बनाए रखेगा जिस स्तर के लायक वो पोस्ट है, वो पद है, वो भारत के प्रधानमंत्री का पद है, और उससे एक ग्रेस की उम्मीद की जाती है। लेकिन जिस निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग उन्होंने किया, मैं कम से कम अपने संस्कारों के रहते न्यूज टाइम के मंच पर उस किस्म की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता हूं, ना ही मैं उस स्तर तक नीचे उतर सकता हूं। लेकिन शायद पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने डिस्कोर्स के अंदर इसी भाषा को अपना लिया है और उन्हें लगता है कि यही संस्कृति और संस्कारों की भाषा है। दरअसल देखा जाए तो इस भाषा को कहीं से भी सम्मान नहीं मिलेगा, और जिस ढंग से उनके कटाक्ष आते हैं, कटाक्ष तो अटल जी भी किया करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सटल लैंग्वेज में, बहुत सभ्य, एक सभ्याचार होता था। पर यहां पर सभ्याचार नहीं, एक उपहास होता है, और वो भी एक क्रूड उपहास होता है जिसको देख के दुख होता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या कहूं, इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे अनुमति नहीं देते कि मैं इससे ज्यादा कहूं। लेकिन गली मोहल्ले की भाषा जब संसद में प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मुझे तो शर्म आती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ गुजरात से विश्लेषक योगेश चुटगर जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सत्य हिंदी से जाने माने पत्रकार शीतल पी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और जाने माने विश्लेषक और पत्रकार डॉक्टर अनिल जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दादा मैं आपके पास आता हूं। दादा, आपने देखा, राहुल का भाषण भी देखा, मोदी जी का भाषण भी देखा, और आप गुजरात की उस पुण्य भूमि से आते हैं जहां से भगवान कृष्ण की द्वारका है, जहां स्वामी नारायण का वास रहा है, जहां से गांधी आते हैं, पटेल आते हैं। ना जाने कितनी विभूतियां वहां से आई हैं, और उनकी जो भाषा हुआ करती थी, उनकी जो एक तरह से संवाद हुआ करता था, परिपक्व और इज्जतदार होता था। लेकिन अब जो सामने आ रहा है, कम से कम मुझे तो लज्जा आती है। योगेश जी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, आपने एक बात बताई कि राहुल जी का जब लेक्चर शुरू हुआ तो जैसे वो खड़े हुए तो हमें लगा
कि ये भारत जोड़ो यात्रा से उनमें कुछ फर्क आ गया है। पहले जो बचपन जैसा करते थे, या तो वो पप्पू नाम से जाने जाते थे, लेकिन कल ये जो लेक्चर उन्होंने दिया तो मुझे लगा कि कोई एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन बोल रहा है। हाँ, किसी ने शायद उनका लेक्चर भाषण लिख के दिया होगा, क्या है क्या नहीं मालूम नहीं, बट द प्रेजेंटेशन वाज सो इफेक्टिव। और इन्होंने इसके पहले जो हमने सुना था उसमें कुछ न कुछ ऐसा लगता था कि या तो पूरा उनके पास नॉलेज नहीं है, या तो इतनी अच्छी ऑरेटरी नहीं है। लेकिन कल इन्होंने जो बताया वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह और एक मैच्योर्ड पार्लियामेंटेरियन की तरह उन्होंने अपनी बातें रखी। अदानी के बारे में उनको बताना था, दैट वाज द मेन पॉइंट इन हिज लेक्चर। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बातें ऐसी बताई कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, अभी आज के देश के हालात जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। ऑफ कोर्स उनका कांग्रेस का जब शासन था तब क्या हुआ वो उसके पीछे था, लेकिन मानो वो तो हो गया। लेकिन आज जो चल रहा है उनके बारे में उन्होंने जो प्रकाश डाला वो मुझे लगता है कि राहुल की मैच्योरिटी को बताता है। और उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण का आभार प्रस्ताव था, उसका आंसर तो लास्ट में प्रधानमंत्री जी को, द लीडर ऑफ द हाउस को देना पड़ता है। तो जब मोदी जी आए तो हमें तो ऐसा लगता था कि मोदी जी तो अपनी तरह से एक काबिलियत है उनके पास कि जो मेन पॉइंट है उसको बाजू में रख के कोई और बात करे। तो ये राष्ट्रपति जी का जो भाषण था उसमें इस साल पूरे 12 महीने में क्या हुआ क्या नहीं वो बातें होती है। लेकिन मोदी जी ने जब लेक्चर शुरू किया तो उन्होंने तो 5 साल 10 साल पहले का उनका क्या क्या अचीवमेंट था वो सब बताना शुरू किया। कोविड में हमने ऐसा किया, कोविड में हमने वैक्सीनेशन 150 कंट्रीज को भेजा। चलो ये अच्छी बात है आपने किया, लेकिन जिस तरह से हुआ, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप बताओ कि हमने मुफ्त में ये दिया, मुफ्त में ये दिया, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये तो एक कबूलात है उनका कि 80 करोड़ लोग अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये सब बातें बताने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इस साल में क्या हुआ, क्या क्या अचीवमेंट हुआ, क्या क्या गलतियां हुई। हाँ, ये जो कांड हुआ अदानी का, उससे पहले भी बहुत से कांड हुए थे। मैं तो जाऊंगा, हरिप्रसाद मुंद्रा का कांड है, वो भी हुआ था, और वो भी तो पंडित जी के दामाद फिरोज गांधी ने ओपन किया था। वो सब बातें हुई, पास्ट में भी कुछ ऐसी गड़बड़ सरबड़ हुई। लेकिन मोदी जी जो है वो तो एक आइडियल प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, पूरे विश्व में उनका मान दिया जाता है। और उन्होंने बोला कि उनके साथ 140 करोड़ इंडियन सिटीजन है। तो उनसे जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा कल उनके लेक्चर में नहीं दिखाई दी। जो दिखना चाहिए था वो ये कि चलो भाई ये आर्थिक मामले में हम लोग आगे बढ़े, वो हुआ, लेकिन पब्लिक का क्या हुआ। आप 5वीं आर्थिक एक अर्थतंत्र आपका हो जाता है, चलो एक आनंद की बात है। लेकिन 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका क्या। पूरा 140 करोड़ में से 80 करोड़ 80 करोड़ लोग को आपको अनाज देना पड़ता है, यानी वो खाना नहीं खा सकते। तो अपनी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था मेरे ख्याल से दुनिया में नंबर 1 भी हो जाए, लेकिन यहाँ लोग खाने पीने का प्रॉब्लम है। और भी बहुत से प्रॉब्लम है जिसको अभी मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अच्छे दिन आएंगे वाली बात तो अभी हम भूल गए। लेकिन मैं तो अभी बोलता हूँ हमें वो अच्छे दिन दे दो जो 2014 के पहले थे, वो अच्छे दिन दे दो। अभी आज हमारे गुजरात में जो प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी थी, जंतरी, उसको डबल कर दिया। क्या फायदा हुआ पब्लिक को। कॉमन पब्लिक जो
किसान है उसकी जो जमीन है उसको बेचना है या लेना है तो कितना डबल भाव हो गया। ऑफ कोर्स जंत्री इज एब्सोल्युटली बोगस सिस्टम। जो मार्केट प्राइस है उससे 30% जंत्री होती है और उसके पर हम स्टैंप ड्यूटी भरते। तो ये मैं एक फ्लैट अभी खरीदने जाता हूं तो मानो वो 100 करोड़ का है तो उसमें गवर्नमेंट की प्राइस तो 30 करोड़ हुई, बाकी के पैसे क्या हुआ? वो जो पैसा है वो तो ब्लैक में जाता है। तो ये पूरी सिस्टम खराब है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। 11 सालों के बाद अभी कुछ उसमें फर्क हुआ। ये गुजरात की बात हुई, लेकिन पूरे देश की बात करो तो ये सवाल तो पूरे देश में कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीदो उसमें ब्लैक मनी की बात तो होती है। डायरेक्ट एक नंबर के पैसे से तो कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। तो ये सब बातें जो प्रधानमंत्री से हम इच्छा रखते थे कि इनके पास से इनका क्लैरिटी आएगी। हाँ, अदानी ने जो किया उससे शेयर मार्केट में जो गड़बड़ हुई, शेयर मार्केट तो हमारा एक आर्थिक वो बोले कि वो मापदंड है। तो ये शेयर बाजार अगर ये टूट जाता है, गिर जाता है तो ये पूरे इंडिया की इकोनॉमी को असर करता है। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा होता, मानो अदानी का नाम नहीं लिया होता, फिर भी ये सब जो हुआ उसकी कुछ बातें की होती तो मुझे लगता है कि दैट वाज द बेटर कि भी प्रधानमंत्री से जो हम अपेक्षा रखते हैं कि पूरे देश का शासन उनके हाथ में है, तो वो सब बातें उनको बतानी चाहिए थी।